Welcome back to the channel. In this video we'll be discussing a new topic, and this time this is Reaganomics. It is a topic from economics. So we'll be discussing what Reaganomics is, who gave the theory, and what are the major principles of this theory. So Reaganomics is the neoliberal economic policies promoted by Ronald Reagan. Ronald Reagan was the 40th President of United States of America, and he promoted certain economic policies. Like every leader, he has certain economic policies, like the economic policies at present being promoted by Prime Minister Modi are being termed as Modinomics. In the same way, the neoliberal policies. Neoliberal means a structure or those policies that focus more on market, those policies that give more and more importance to free market, those policies are known as neoliberal. ऐसी पॉलिसीज़ जो स्टेट के रोल को इकोनॉमी में कम करती हैं और मार्केट फोर्सेस को के रोल को ज़्यादा करती हैं, ऐसी पॉलिसीज़ जो डिमांड और सप्लाई को डिसीजंस लेने की अनुमति ज़्यादा देती हैं। तो ऐसी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ली गई बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। तो उनकी पॉलिसीज़ को रीगनॉमिक्स के नाम से, ये एक टर्म था जो इन दोनों के, रीगन और इकोनॉमिक्स दोनों को मिलाकर बनाया गया रीगनॉमिक्स। तो रीगनॉमिक्स जो ये कॉन्सेप्ट है, ये एसोसिएट किया जाता है विद सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। अब सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट हियर। देखो, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जो क्या कहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली फोस्टर्ड बाय लोअरिंग टैक्सेस, डिक्रीजिंग रेगुलेशन एंड अलाउिंग फ्री ट्रेड। बेसिकली ये कहना है, मार्केट फोर्सेस, जो मार्केट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अनुमति देकर, ज़्यादा से ज़्यादा उसे फ्रीडम देकर ज़्यादा ग्रोथ पाई जा सकती है। ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का कहना है। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जो डिमांड और सप्लाई, जो मार्केट फोर्सेस हैं वो दो होती है, दो तरह की मार्केट फोर्सेस होती है, एक होती है डिमांड और दूसरी होती है सप्लाई। इन्हें इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। आज जो ज़्यादातर इकोनॉमीज़ हैं दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया, वहाँ पर ज़्यादातर इकोनॉमिक डिसीजंस डिमांड और सप्लाई द्वारा लिए जाते हैं। तो इसी में सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को लिबरल बनाने की बात कहती है। तो ऐसी ही कुछ पॉलिसीज़ रोनाल्ड रीगन ने अपनाई थी, जिसे आगे चलकर रिगनॉमिक्स का एक टर्म दे दिया गया। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स भी इसी की एक थ्योरी है, जिसमें ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स, जैसे समाज में दो वर्ग होते हैं, एक होता है अमीर वर्ग और दूसरा होता है गरीब वर्ग, और इन दोनों के बीच जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, इन दोनों के बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है उसमें जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स अमीर वर्ग को देने की कोशिश करती है, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमीर वर्ग को देती है। ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमीर वर्ग को देने का फ़ायदा ये होगा, इनके पास जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सरकार का ये मानना है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो धीरे धीरे समाज के निचले वर्ग तक भी पहुंच जाएगा। इनकी सेविंग्स, इनका बेनिफिट्स धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में, एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में गरीब वर्ग तक भी पहुंचेगा। उसे ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो आज के समय में बिल्कुल फेल होती सी लगती है। दूसरी ओर जो इनके रोनाल्ड रीगन के जो ओपोनेंट्स थे, प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के ओपोनेंट्स, जैसे जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, इन्हें वुडू इकोनॉमिक्स बुलाते थे। अब क्या होती है वुडू इकोनॉमिक्स, आप इसमें देख सकते हैं, वुडू इकोनॉमिक्स एन इकोनॉमिक पॉलिसी परसीव्ड एज बीइंग अनरियलिस्टिक। इसे बहुत ही अनरियलिस्टिक बताते थे, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जिन्हें पाया नहीं जा सकता, जिनके थ्रू किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं पाई जा सकती, तो उसे वुडू इकोनॉमिक्स एक टर्म दे दी जाती है। तो
रोनाल्ड रीगन के ओपोनेंट्स रोनाल्ड रीगन द्वारा अपनाई गई पॉलिसीज़ को कहते थे कि दीज आर अनरियलिस्टिक और ये बहुत ही बुरी पॉलिसीज़ हैं, बहुत ही इल एडवाइज्ड पॉलिसीज़ हैं और इसे वुडू इकोनॉमिक्स का टर्म दिया गया। तो ये था रिगनॉमिक्स से एसोसिएटेड कुछ टर्म, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, वुडू इकोनॉमिक्स। वुडू इकोनॉमिक्स एक नेगेटिव वे में इसे कहा गया है, वहीं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स और ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स से इसे एसोसिएट किया जाता है। रोनाल्ड रीगन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, ही इंस्टीट्यूटेड टैक्स कट्स। टैक्स कट्स किसके लिए? खास तौर पर कॉरपोरेशंस के लिए, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े समाज के उच्च वर्ग हैं, उनके लिए टैक्स में कटौती उन्होंने करी, क्योंकि वही ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। जब इनके लिए आप टैक्स में, जब अमीर वर्ग के लिए आप टैक्स में कटौती करोगे तो धीरे धीरे उस कटौती का फ़ायदा समाज के गरीब वर्ग तक भी पहुंचेगा। तो ये एक ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जो इस थ्योरी पर काम करता है। साथ ही सोशल स्पेंडिंग को कम कर दिया। ये इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। उस समय जब रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, अमेरिका में महंगाई बहुत ही ज़्यादा थी, तो सोशल स्पेंडिंग इस समय बहुत कम की जाती है। क्यों? क्योंकि समाज में इन्फ्लेशन फैला हुआ है, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई फैली हुई है। और जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार स्पेंडिंग करेगी, सरकार मार्केट में और पैसा डालेगी, जब और पैसा आएगा लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे और ऐसे में महंगाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस तरीके से समाज में मार्केट में किस तरीके से बढ़ते हैं घटते हैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो में विल डिस्कस। लेकिन इस वक्त अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है तो सरकार को सोशल स्पेंडिंग, अपने खर्चे भी कम करने होंगे। मिलिट्री स्पेंडिंग इस समय बढ़ाई गई। उसके अलावा मार्केट डीरेगुलेशन का मतलब सरकार ने मार्केट को रेगुलेट करना छोड़ दिया। मार्केट को डिमांड और सप्लाई, ये जो दो फोर्सेस हैं, इनके हाथों छोड़ दिया गया। मार्केट में प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी मार्केट में आने की एक जगह प्रोवाइड करवाई गई रीगन की जो पॉलिसीज़ थी। उसके अलावा ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, जितनी पॉलिसीज़ रोनाल्ड रीगन लेकर आ रहे हैं, इन पॉलिसीज़ का ये फ़ायदा होगा कि ये स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल करने में एक मदद करेगी। स्टैगफ्लेशन को, अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। जब मार्केट के अंदर, जब एक इकोनॉमी के अंदर महंगाई भी है और महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी भी है, जो कि आज के वक्त में इंडिया में स्टैगफ्लेशन देखा जा रहा है। महंगाई भी है और साथ में बेरोज़गारी भी है, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा गया। तो रीगन को ये विश्वास था कि इनकी जो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, रिगनॉमिक्स जिन्हें कहा जाता है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, इनके कारण वो जो बहुत सालों से अमेरिका के अंदर स्टैगफ्लेशन फैल रहा था, उस स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल करने में एक मदद करेगा। रोनाल्ड रीगन की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के 4 पिलर्स माने जाते हैं। ये 4 पिलर्स हैं। रोनाल्ड रीगन की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के 4 पिलर्स हैं इस तरीके से। क्या है ये 4 पिलर्स? अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है रिड्यूस फेडरल इनकम एंड कैपिटल गेन्स। फेडरल इनकम को कम करना, सरकार का जो रेवेन्यू जो है टैक्सेस के थ्रू जो भी कमाई होती है उसे कम करना, और कैपिटल गेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गेन्स हासिल करना। रिड्यूस फेडरल स्पेंडिंग, सरकार की ओर से सोशल स्पेंडिंग जो है उसे भी कम करना। उसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पहले इन्फ्लेशन फैल रहा, और इन्फ्लेशन की स्थिति में सरकार को अपनी सोशल स्पेंडिंग को बहुत कम करना होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को कम करना, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को कम करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी मार्केट में जगह दी जा सके। और मनी सप्लाई, जैसे कि मैंने बताया, इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में फैला हुआ है तो सरकार को मनी सप्लाई को बहुत टाइट रखना है।
जितना इकॉनमी में मनी फ्लो करेगा उतनी महंगाई भी बढ़ेगी। मनी, अगर महंगाई बढ़ रही है तो इकॉनमी में मनी को कंट्रोल करो, इकॉनमी में मनी कम डालो, जिससे लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो इकॉनमी में डिमांड नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं फैलेगी, सब चीज़ों के दाम घट जाएंगे। तो ये 4 प्रिंसिपल्स थे। एक तो फेडरल इनकम, टैक्सेस के थ्रू, कैपिटल गेन्स के थ्रू जो भी इनकम है उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करवाए गए तो वो ज़्यादा इंड्यूस होंगे, ज़्यादा उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा, स्पेंडिंग, सोशल स्पेंडिंग को भी कम करना ताकि जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इकॉनमी में जगह देना। मार्केट फोर्सेस जो होती हैं, हमेशा याद रखना एक इकॉनमी के अंदर, जो फ्री इकॉनमी है उसमें 2 मार्केट फोर्सेस होती हैं। एक फ्री इकॉनमी के अंदर 2 ही मार्केट फोर्सेस होती हैं, एक होती है डिमांड और दूसरी होती है सप्लाई। डिमांड सप्लाई 2 मार्केट फोर्सेस होती हैं एक इकॉनमी के अंदर। उसके अलावा चौथा पिलर था टाइटन मनी सप्लाई। चौथा पिलर था टाइटन मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई को टाइटन करना, ज़्यादा, ये एक इकॉनमी है, इसमें मनी की सप्लाई को आप जितना कम करोगे महंगाई के समय में, एक इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही इकॉनमी आगे प्रॉस्पर करेगी। लेकिन महंगाई के समय मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो महंगाई और भी तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये 4 पिलर्स थे रोनाल्ड रीगन की रिगनॉमिक्स के। अब हम देखेंगे इसके क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, क्या अमेरिका के अंदर महंगाई घटी, क्या एक कंट्रोल करने में, महंगाई को कंट्रोल करने में रिगनॉमिक्स ने कोई उनका साथ दिया। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन, जो महंगाई थी वो 13.5% से 4.1% तक घटकर आ गई। 13.5% से 4.1% तक महंगाई घट गई। साथ ही 20 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट हुए अमेरिका के अंदर। उनकी ऐसे माना जाता है, उनकी इन पॉलिसीज़ के कारण ना केवल महंगाई घटी, 20 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट हुए। उसके अलावा यूएस की जीडीपी 26% से बढ़ी। 26% से यूएस की जीडीपी बढ़ती है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, जैसे कि जॉब्स क्रिएट हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट तो घटना ही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी 7.6% से 5.5% तक घट गया। लेकिन हमें कॉइन के दोनों साइड्स को देखना है। अगर किसी भी चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। जब हम रिगनॉमिक्स, उनकी पॉलिसीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखेंगे तो रिच बिकेम रिचर, ये भी एक सच्चाई है। जो रिच है वो रिच बनता ही चला गया, रिच रिचर होता चला गया, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, समाज का जो गरीब वर्ग है, अमीर वर्ग है, उसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा दोनों के बीच एक खाई है। और ऐसे में जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स अमीर वर्ग को प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट का मानना था धीरे धीरे वो बेनिफिट्स समाज के निचले वर्ग तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो एक गैप था, ये गैप और तेज़ी से बढ़ता ही चला गया और ये जो खाई थी वो ज़्यादा वाइड होती ही चली गई। उसके अलावा जो एफ्लुएंट थे, जैसे इनको, एफ्लुएंट का मतलब जो अमीर वर्ग था, इसको टैक्स के बेनिफिट्स दिए गए, इन पर टैक्स कम लगाया गया। ये उम्मीद थी कि अगर टैक्स कम लगाएंगे तो ये उस बचे हुए पैसे को और भी ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाएंगे और इनको ज़्यादा, ये जो गरीब वर्ग है इनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इन्होंने अपने टैक्स को यूटिलाइज़ नहीं किया। ये जो टैक्स सेविंग्स थी इन्हें यूटिलाइज़ किया नहीं, इन्हें रख लिया। जॉब्स क्रिएट करने के बजाय इन्होंने उल्टा इस गैप को और भी ज़्यादा बढ़ने में एक इनका हाथ रहा, अमीर वर्ग का। उसके अलावा पॉलिसीज़ डिड नॉट इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मिडिल क्लास की, अगर रीगन की जो पॉलिसीज़ थी उनको देखें तो उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स समाज के अमीर वर्ग को मिला। जो मिडिल क्लास था उसे कोई ख़ास बेनिफिट्स उस समय मिले नहीं। और एसएल एंड क्राइसिस ऑफ 1986, जो
सेविंग एंड लोन क्राइसिस, इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। सेविंग एंड लोन क्राइसिस 1986 में अमेरिका में आया, जिसमें उनके ज़्यादातर बैंक्स पूरी तरीके से फेल हो गए, ज़्यादातर उनके बैंकरप्ट हो गए। तो ये भी एक सिचुएशन थी। तो ऐसा माना जाता है ये एक रिगनॉमिक्स का ही आउटकम है, रीगन द्वारा अपनाई गई पॉलिसीज़ का एक आउटकम है S&L क्राइसिस ऑफ 1986। So this was all about Reaganomics.